गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स और मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार, बीटेक और एमटेक एनआईटी पटना। मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलता है बच्चों, फोकस करियर कोचिंग, कंकड़बाग पटना 20। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप समझिए कि फिजिक्स में कौन किताब हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन किताब फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों फिजिक्स के लिए जो स्टूडेंट जेई मेन और एडवांस की तैयारी करते हैं उसके लिए बता रहा हूँ मैं, डीसी पांडे की किताब ले लेंगे बच्चों। ठीक है, 5 वॉल्यूम में डीसी पांडे की किताब आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे किताब को आप खरीद लेंगे। ठीक है, दूसरा बच्चों आप ले लेंगे क्वेश्चन बैंक ले लेंगे जेई मेन का। ठीक है, जेई मेन और एडवांस का ले लेंगे बच्चों। ठीक है, जेई मेन एंड एडवांस का आप क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे जो चैप्टर वाइज होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप सिंगेज पब्लिकेशन का, सिंगेज, ठीक है, सिंगेज पब्लिकेशन का बच्चों, ठीक है ना, किताब आता है बीएम शर्मा का, बीएम शर्मा का, तो वो आप किताब ले लेंगे बच्चों। ठीक है, अगर ये 3 किताब अगर 100% फॉलो करते हैं तो दूसरी किताब करने की जरूरत ही नहीं है आपको बच्चों। ठीक है, इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा, तो आप तीनों किताब को अगर 100% फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो बच्चों हो गया जेई के लिए, जेई वाले स्टूडेंट के लिए हो गया बच्चों। अगर कोई स्टूडेंट नीट की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं बच्चों, ठीक है, उसके लिए भी आप पहला किताब ले लेंगे। ठीक है, डीसी पांडे की किताब ले लेंगे। नीट के लिए अलग से किताब आता है, गाइड आता है बच्चों, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, वो किताब ले लेंगे। और क्वेश्चन बैंक ले लेंगे बच्चों। क्या ले लेंगे? क्वेश्चन बैंक ले लेंगे। क्वेश्चन बैंक तो बहुत ज़रूरी है, चैप्टर वाइज आपको आता है, वो ले लेंगे आप फिजिक्स के लिए। और बच्चों आप तीसरा किताब ले लेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। इसमें भी न्यूमेरिकल्स बहुत है बच्चों। ठीक है, डीसी पांडे में भी, लेकिन डीसी पांडे में आपका क्या है ना, थ्योरी भी अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है, थ्योरी वाला पार्ट भी यहाँ पर बच्चों क्या है ना अच्छा से लिखा हुआ, तो आप डीसी पांडे ले लेंगे। और एक फिंगर टिप्स आता है बच्चों, फिंगर टिप्स। ठीक है, तो इस किताब को फॉलो करेंगे। ठीक है, फिंगर टिप्स आता है बच्चों। अगर 3 किताब फॉलो करते हैं और कंटिन्यूअसली आप टेस्ट देते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिजिक्स में। ठीक है, तो ये बच्चों आपको किताब आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद बच्चों हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे ना, फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आप क्वेश्चन उठता है कि ठीक है सर आप हमको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिर बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना, मैथमेटिक्स हमको क्यों पढ़ना है? तो आइए इस चीज़ को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल बताते हैं, उससे समझिए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है बच्चों, ठीक है, जो बस बनाती है। क्या बनाती है? बस। तो ये कंपनी बस तो बनाती है बच्चों, लेकिन अगर बस में अगर व्हील नहीं लगाएगी तो क्या बस चलेगा? तो आप बोले कि नहीं सर बस तो बन जाएगा, लेकिन अगर व्हील नहीं लगाएंगे तो बस कैसे चलेगा? उसी प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर भी आप मैथ का रोल आप समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स का रोल यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है ना, फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स को चलाना है यानी फिजिक्स को समझना है। तो फिजिक्स को समझने के लिए बच्चों क्या है ना, व्हील का काम करेगा कौन? मैथमेटिक्स। कौन काम करेगा? मैथमेटिक्स काम करेगा बच्चों। ठीक है, मैथमेटिक्स आपका काम करेगा व्हील का। ठीक है, तो आप इसी एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स का कितना बड़ा रोल है फिजिक्स सीखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो फिजिक्स सीखने के लिए मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं और मैथमेटिक्स का आपका बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको फिजिक्स समझने में बहुत दिक्कत होगी बच्चों। तो बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है ना, तो देखिए फर्स्ट में हम आपको पढ़ाएंगे वेक्टर, उसके बाद पढ़ाएंगे डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और लॉग का कुछ आपको नॉलेज देंगे बच्चों। ठीक है, बहुत से किताब आपको शुरू में ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ रहता है, तो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, इसका टेंशन नहीं लेना कि सर ठीक है ना, शुरू में सभी किताब में ट्रिग्नोमेट्री भी दिया हुआ और वेक्टर पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो उतना सभी फिलहाल काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वेक्टर पढ़ने के पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए। ठीक है, हम आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाएंगे,
इसका मकसद सिर्फ ये है बच्चों, ठीक है ना, कि अगर आपको क्या है ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ कर आए हैं, अगर उसी चीज़ को पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कुछ नया चीज़ नहीं सीख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको पढ़ा रहे हैं वेक्टर। वेक्टर पढ़ा देंगे और उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको बता देंगे, और फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे। या फिर आपका लेक्चर फिर ट्रिग्नोमेट्री का आएगा ही, तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री ही देख लीजिएगा, उसके बाद वेक्टर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको बेसिक मैथमेटिक्स का आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आपके पास इतना नॉलेज है तो फिजिक्स समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बच्चों आपको क्या है ना, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर क्या है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वेक्टर जो टर्म है ना बच्चों, ये पहले भी आप क्या कर सकते हो, सुन चुके हो, ठीक है ना, कि वेक्टर क्या है। आप 9th क्लास में आप पढ़े होंगे वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर में आप पढ़े होंगे बच्चों, वेक्टर में आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। ये 9th क्लास में आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, है ना। और स्केलर की बात करते बच्चों, स्केलर, तो स्केलर में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, स्केलर में आप पढ़े होंगे जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन आपको पता होगा और एग्जाम्पल भी पता होगा। जैसे वेक्टर में आप पढ़े होंगे फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऐसे वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब चीज़ें बच्चों वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हैं। और स्केलर में आपका एग्जांपल जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, स्पीड हो गया, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़े हुए एग्जाम्पल में, ये स्केलर का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब तो आप नाम सुने भी हैं 9th क्लास में। तो फिर आप हमसे पूछेंगे कि सर वेक्टर, तब तो हम लोग डिफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आप क्या पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, वेक्टर का मैथमेटिक्स, ठीक है। तो कहो कि सर मैथमेटिक्स क्या होता है, सर इसका बारे में तो हम लोग पहले से नहीं सुने हैं। तो आइए आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर का मैथमेटिक्स क्या होता है। और आप खुद बोलो कि हाँ सर यहाँ पर कुछ न कुछ अलग चल रहा है कहानी। तो चलिए हम इसको समझने के लिए जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक पर बच्चों इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस बॉडी पर, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है और ये ब्लॉक किधर जाएगा, तो ये बच्चों कहो कि इस पर तो फोर्स ही नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर बोलो कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है ना, जीरो है, जिसको नेट फोर्स भी बोलोगे जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स मिलता बच्चों, ठीक है ना, कि रिजल्टेंट फोर्स मिलता तो ये क्या होता, आगे ये मूव कर जाता, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाता जिधर इसका रिजल्टेंट मिलता। लेकिन यहाँ तो बॉडी मूव करेगा ही नहीं, तो आप बोलो कि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया सर, जीरो हो गया। क्या बोलोगे, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स हो गया है जीरो, ठीक है। लेकिन हम लोग तो फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लोग फोर्सेस पर लगा रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। चलो और भी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है बच्चों ये, ठीक है, अब इधर से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब आपसे पूछा कि बताओ जी ये इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बोल दोगे, तुरंत आप बोल दोगे कि सर इस पर तो 20 न्यूटन पक्का फोर्स लग रहा है सर, और ये बॉडी जो है ना इधर जाएगा। तो बताओ इस समय आप बोल रहे थे क्या नहीं कि नेट फोर्स जीरो है, बॉडी नहीं जाएगा, इस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। लेकिन यहाँ पर आप रिजल्टेंट फोर्स क्या बोल दिए, 20 न्यूटन फोर्स बोल दिए। तो यहाँ पर भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर भी 10 लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने बोला 20 न्यूटन, यहाँ पर बोला क्या, जीरो न्यूटन फोर्स बोला, ठीक है। तो कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। अभी देखिएगा और एग्जाम्पल बताते हूँ, आपसे भी आपको समझने में सहूलियत होगी आपको बच्चों। देखो जैसे ये ब्लॉक है, अब इस पर एक फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, ठीक है,
और यहाँ पर इधर लगा रहे हो मान लो कि 10 न्यूटन। अब आपसे पूछेगा कि बॉडी किधर जाएगा, तो हो सकता है आप नहीं भी बता पाएंगे। अगर बता भी पाएंगे तो आप ऐसा कहेंगे कि सर ऐसा इधर जाएगा, इधर भागेगा, इस लाइन पर भागेगा, लेकिन यहाँ पर आपका कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये बताना आपकी बस की बात तभी नहीं है, क्योंकि आपने वेक्टर पढ़ा नहीं। तो यहाँ पर तो नेट फोर्स तो जीरो होगा नहीं, कुछ ना कुछ होगा नेट फोर्स बच्चों, ठीक है ना, कुछ ना कुछ क्या होगा, नेट फोर्स होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा, लेकिन कितना होगा ये बताना अभी आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपने वेक्टर पढ़ा ही नहीं। बस यहाँ पर आपको ये समझना बच्चों कि यहाँ पर हमने तो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एक बार आपने 0 न्यूटन फोर्स बोला, एक बार 20 न्यूटन फोर्स बोला, और एक जगह पर तो आपको पता भी नहीं चला कि कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है ना कि हम लोग अगर स्केलर की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 10 20 हो जाता है। जैसे आपको मान लो कि 10 केजी और प्लस 10 केजी, ठीक है। अगर आपको कहा जाए तो आप यहाँ पर बोलोगे क्या, 20 केजी बोल दोगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका 20 केजी आराम से बोल दोगे, लेकिन 10 न्यूटन फोर्स है, अब फिर 10 न्यूटन फोर्स है, तो यहाँ पर 20 नहीं बोलोगे, खुद बोलोगे सर इसका डायरेक्शन किधर है, किधर से फोर्स लग रहा है, तभी आप इसका क्या करोगे, रिजल्टेंट बता सकते हो। 20 भी हो सकता है आंसर, लेकिन ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि फोर्स कैसे लग रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम लोग ये बच्चों समझे, ठीक है ना, कि वेक्टर जो है ना ये सीधे ऐड नहीं हो रहा, सिंपल अलजेब्रिक सम नहीं हो रहा बच्चों, ये अलग ही क्या है ना, कि मैथमेटिक्स को क्या कर रहा, फॉलो कर रहा है, एक अलग ही इसका एक गणित है जो अभी तक हम लोग बच्चों यहाँ पर नहीं पढ़े हैं, ठीक है। यही बात हम लोग यहाँ पर सीखना चाह रहे हैं कि अभी तक 10th के अंतर्गत में आप वेक्टर का मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं, और जैसे ही बच्चों आपको काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या है ना, सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी आएगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट आएगी, एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स आएगा, ये सब चीज़ें आपको आते रहेगा, ठीक है बच्चों। तो सब ये सब चीज़ें आते रहेगी, तो उसका मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फिर आप उसको अच्छा से समझ नहीं सकते, और उसका जो प्रॉब्लम होगा वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेक्टर, और हर चैप्टर में लगभग वेक्टर क्वांटिटी मिल ही जाता है, जहाँ पर मिलता है वहाँ पर आपका क्या होगा, वेक्टर का मैथमेटिक्स का यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो वेक्टर पढ़ने के पहले छोटी छोटी कुछ डिफिनेशन है, उसको जरा हम लोग क्या कर लेते हैं ना, उसको समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है ना, यहाँ सबसे पहले आपको लिखा हुआ बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर रहे हैं बच्चों। देखो फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लोग कहें कि दोज प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर, ठीक है, विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है ना, यहाँ पर और कर लो, एंड के पर क्या कर लो, और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वैसे प्रॉपर्टी या फिर वैसे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना बच्चों, जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, कि वैसा प्रॉपर्टी या फिर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे बच्चों। जैसे एग्जांपल लो, जैसे मान लो कि आपके पास क्या है ना, पेन है, ठीक है, ये पेन है आपके पास, ठीक है, मान लेते हैं कि पेन है, चलो ये पेन है मान लेते हैं। तो अगर बच्चों क्या है पेन है, तो इसके लेंथ को तुम मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, कि कितना इसका लंबाई है, 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, ये आप इसके लेंथ को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो इस पेन का। तो लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। इसके मास को मेजर कर सकते हो कि मास इसका कितना है, तो मास क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसके एरिया को मेजर करते हो कि एरिया कितना होगा, तो एरिया भी आपका क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चे कि वैसे प्रॉपर्टी या फिर वैसे कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये पेन हुआ, इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, जैसे स्पीड को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, फोर्स को मेजर कर सकते हो, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हो, वर्क को मेजर कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हो। बहुत से एग्जाम्पल है बच्चों जिसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। जो मेजर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे बच्चों, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग ठीक है सर फिजिकल क्वांटिटी तो आप डिफाइन कर दिए, ठीक है ना, कि जो मेजरेबल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जो मेजरेबल नहीं होगा, बहुत से एग्जाम्पल चीज़ें हैं, एग्जाम्पल है जो मेजरेबल नहीं होता है। जैसे मान लो, जैसे आप हैप्पी हैं, खुश हैं, तो ये खुश हैं, जो आप कितना खुश है अपने खुशी को मेजर नहीं कर सकते। तो खुश होना आपको बच्चों क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। अगर आप ईमानदार हैं, तो ईमानदार हैं, ठीक है ना, ईमानदार हैं, ठीक है बच्चों, तो ईमानदार हैं तो कितना ईमानदार है, इस किसी की ईमानदारी को आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो ईमानदार जो होगा वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। किसी से प्यार करते हैं, क्या करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप बोलते हो कि बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कितना करते हैं, ठीक है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो ये सब बच्चों क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। जो मेजरेबल नहीं होगा उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसमें बच्चों क्या है ना, कि फिजिकल क्वांटिटी जो है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको हम लोग दो टाइप से डिवाइड किए हैं। पहला हम लोग बात किया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के आधार पर पहला हम लोग पढ़े स्केलर पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे क्या, वेक्टर, ठीक है। मतलब डायरेक्शन के आधार पर पहला होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। और ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के आधार पर फंडामेंटल, जिसको बेस फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है बच्चों। तो बारी बारी से सभी के डिफिनेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, वेक्टर का मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। तो आइए हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ स्केलर, जो आप पहले से भी जानते हैं, ठीक है ना, कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मास है बच्चों, ठीक है ना, मास, तो मास जैसे लिखते हैं तो आप लिखते हैं 10 केजी, ठीक है, 10 केजी, तो 10 केजी लिखते हैं, तो ये आपका क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों, 10 केजी, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन का चर्चा नहीं होता है कि मास में कुछ डायरेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मास जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। इसी प्रकार से बहुत सी चीजें हैं जिसके पास सिर्फ क्या है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस हो जाता है, उसमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है बच्चों। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या कहलाता है, स्केलर कहलाता है। तो और भी एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे देखो मास लिख दिया आपको, डिस्टेंस लिख दिए, ठीक है ना, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है बच्चों, वर्क डन हो गया, ठीक है, पावर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। आप लिख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट भी लिख लो बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन यहाँ पर बच्चों अब स्टार मार देना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट के पास अब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन दोनों होता है। तो फिर बोल दो कि सर इलेक्ट्रिक करंट कैसे स्केलर हुआ, तो अभी आपको एग्जाम एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, ठीक है। पहले वेक्टर पढ़ लो, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट आपका स्केलर क्यों होता है। इसके पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपका स्केलर होता है। तो पहले वेक्टर पढ़ लीजिए, इसके बाद अभी तुरंत आपको समझा देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों स्केलर होता है। तो ये सब एग्जाम्पल है बच्चों स्केलर का, और बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी मिलते जाएगा, वहाँ पर आप समझते चले जाएंगे कि कौन क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जो है स्केलर है, और कौन क्वांटिटी आपका क्या है, वेक्टर है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं किसका, वेक्टर का। तो देखिए वेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, तो कहते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, वैसे भौतिक राशि, विच हैविंग मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और एज वेल एज फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, साथ ही साथ क्या करेगा बच्चों, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर के पास बच्चों क्या होगा, पहला मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं। डायरेक्शन होगा, उसके पास आपका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और साथ ही साथ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करेगा, फॉलो करेगा। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बच्चों क्या करेगा, फॉलो करेगा,
उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो बच्चों आप समझ रहे हो कि मैग्नीट्यूड क्या है, आप डायरेक्शन भी समझ रहे हो कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है सर? तो यही तो बात बोल रहे हैं बच्चों, इसी चीज को तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो 10 न्यूटन का 3 फिगर दिखाया था ना आपको, 10 न्यूटन ऐसे फिर ऐसे, तो यहाँ पर बोल दिए थे कि आपका क्या बोले थे कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा सर। यहाँ पर आप दिखा देते कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो 20 न्यूटन हो जाएगा, आप बोले थे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर वही लॉ फॉलो कर रहा बच्चों। ठीक है ना, कौन लॉ फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी लॉ को फॉलो कर रहा है जिसके वजह से आपका क्या है, ये इसका रिजल्टेंट का वैल्यू अलग अलग हो रहा है। तो ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जो फॉलो करेगा बच्चों वही वेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पर यही बात यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के साथ प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या बच्चों बताओ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड भी है और क्या है बोलो, डायरेक्शन भी है। ठीक है, लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर लिखे ना बच्चों इसमें, ये तीसरा पॉइंट को फॉलो नहीं करता है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर जैसा फॉलो करता है। स्केलर का जो होता है रूल्स, जैसे स्केलर में सीधे ऐड कर देते हैं, जैसे 10 kg प्लस 10 kg 20 kg, उसी प्रकार से 10 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर 20 एम्पियर हो जाता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपका क्या होता है, स्केलर हो जाता है। इसको ऐसे समझिए बच्चों। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको आप ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक करंट को आप ऐसे समझिए। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि वायर है बच्चों, ठीक है, और एक वायर है, इधर से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से भी 10 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 एम्पियर हो गया। तब ये दोनों वायर के बीच के एंगल 90 डिग्री रखे हुए हैं। अगर मान लो कि वायर ऐसे और मान लो कि वायर ऐसे है, और यहाँ से 10 एम्पियर, इधर से भी 10 एम्पियर, तो फिर इसमें आपको 20 एम्पियर चला जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हमेशा एंगल कुछ भी रखिए, 90 डिग्री रखिए, 45 डिग्री रखिए, 60 डिग्री रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा 10 क्या होगा, 20 ही एम्पियर होगा बच्चों। लेकिन फोर्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा था, वो एंगल पर भी डिपेंड कर रहा था फोर्स। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में था तो ऐड हो गया था, एक इधर था और एक इधर था तो सब्ट्रैक्ट हो गया था, एक परपेंडिकुलर था तो अलग था। नहीं, आपका वेक्टर जो है ना अलग क्या है ना, वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटी वो अलग रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जिसमें फोर्स का एग्जांपल आपको लेकर समझाए हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो बच्चों, ठीक है ना, वह स्केलर के लॉ को फॉलो कर रहा है, सीधे अलजेब्रिक सम हो रहा है, 10 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर। ठीक है ना, इसीलिए बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये 20 एम्पियर हो जाएगा, और इसीलिए कहला रहा है क्या, ये स्केलर कहला रहा है बच्चों। ठीक है, तो आपको समझ में आया हो कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों यहाँ पर वेक्टर का मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम लोग धीरे धीरे मैथमेटिक्स की तरफ लोग पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर आपको एक और लिखाया हुआ था बच्चों, ठीक है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको बेस भी बोलते हैं, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये इसका जो डेफिनेशन है बच्चों, हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पर सब कोई रोल नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर डिस्कस करना सही नहीं होगा, वहाँ पर हमको डिस्कस करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग वहां पर देखेंगे। चलिए आगे देखिए बच्चों क्या करने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला बच्चों हम लोग करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। ठीक है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसमें दो प्रकार से बात करेंगे बच्चों। ठीक है, टॉप एरो, ठीक है ना, टॉप एरो। ठीक है, किसी लेटर पर बच्चों, ठीक है ना, किसी लेटर पर अगर एरो दे दो, जैसे मान लो ए है और एरो दे दिया, बी है इस पर एरो दे दिए, सी है इस पर एरो दे दिए, डी है इस पर एरो दे दीजिए, एफ है इस पर एरो दे दिए, तो जिस पर एरो होगा बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ए बी सी डी एफ ये सब जो है सब वेक्टर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। वेक्टर को कभी कभी बच्चों क्या करता है ना, बोल्ड फॉन्ट से भी क्या किया जाता है ना, रिप्रेजेंट किया जाता है, बोल्ड फॉन्ट। जनरली आपको बच्चों क्या होता है ना, ये किताब के प्रिंटिंग में यूज होता है। ठीक है ना, यानी बहुत सी किताब में आपको एरो नहीं देगा बच्चों, लेटर को बोल्ड कर देगा, तो वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो ए लिखा हुआ रहेगा और इसको बोल्ड कर देगा, बी लिखा रहेगा लेकिन वो क्या रहेगा, बोल्ड थोड़ा सा रहेगा। तो आपको वहाँ पर समझना होगा कि वेक्टर को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। तो सिंबल से बच्चों हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। दूसरा हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बात करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। दोनों में से कोई भी नाम हम लोग इसको देते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एग्जाम्पल आपको लेते हैं बच्चों और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक फोर्स है, एक आपके पास क्या है? फोर्स है, ठीक है। और लिखते हैं 10 न्यूटन। कितना लिखते हैं? 10 न्यूटन। ये लॉन्ग ईस्ट, ये लॉन्ग ईस्ट किधर? ईस्ट की ओर, ठीक है। तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना है किससे? ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि इधर इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, जनरली हम इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। ये होता आपको बच्चों वेस्ट है और ये हो जाता आपका ईस्ट है। तो हम लोग को अगर ईस्ट बोला गया है पर क्वेश्चन में आपको क्या करा है कि ईस्ट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे, ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है बच्चों, एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। लाइन खींच दिए और ईस्ट लिखा हुआ है तो ईस्ट की तरफ हम लोग क्या कर देंगे? एरो लगा देंगे। और नीचे हम लोग लिख देंगे बच्चों एफ, यहाँ पर एफ इजिकल टू 10 न्यूटन है ना, तो यहाँ पर 10 एफ इजिकल टू 10 न्यूटन, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ना बच्चों, वो आपका क्या हो ना, सेम क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। कैसा हो गया? ग्राफिकल या फिर ज्योमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एरो है बच्चों, ठीक है, ये बता रहा है कि एक वेक्टर है जो फोर्स है, यहाँ पर फोर्स लिखा गया, एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और अलोंग द क्या है? ईस्ट है। और ये एरो जिधर होता है बच्चों उसको हेड बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेल। क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया? रिप्रेजेंट हो गया है। और भी एग्जाम्पल है बच्चों से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, इसको नोट भी करेंगे बच्चों कॉपी में ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। अब इसे मान लो क्या बच्चों कि ऐसे पहले से मान लो कि रिप्रेजेंट भी क्या हुआ, मान लो कि वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर ए लिखा हुआ और यहाँ पर बी पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर डिनोट करना होगा बच्चों, या फिर कैपिटल से डिनोट कर लो, ए और दूसरा क्या नाम है? बी। तो इसको अगर डिनोट करना होगा, ठीक है ना, तो आप लिख लीजिए क्या? ए लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए? बी, और ऐसे एरो लगा दीजिए। ये शो करेगा बच्चों, ठीक है, कि एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ है, ठीक है ना। अगर ऐसे कहीं पर लिखा जाएगा तो आप इसको लैंग्वेज में ऐसे डिनोट कर सकते हैं बच्चों, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए बच्चों, अगर मान लो कि एक वेक्टर बच्चों ऐसे इतना लेंथ का है, ये है, ठीक है, और एक छोटा सा वेक्टर है, इसका ए लेंथ कम है, ठीक है ना, बी है। तो इससे क्या समझेंगे आप, ठीक है ना। तो जिसका लेंथ ज़्यादा होता है ना बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होता है, ठीक है। लेंथ जो होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मैग्नीट्यूड का। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसका लेंथ भी हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वेक्टर का लेंथ ज़्यादा है, इससे हम लोग ये समझेंगे कि ए का मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा? ज़्यादा रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड को बच्चों हम लोग मोड से दिखाते हैं, तो ए ग्रेटर देन क्या लिखाएगा? बी लिखाएगा। या फिर हम लोग लिख देंगे, सिंपली लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इतना आइडिया से, ठीक है, इतना जो एग्जांपल लिए उससे हम लोग किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब आपको समझ में आएगा बच्चों। जैसे मान लो इसमें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखे ना कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो अगर मान लीजिए कि आपको 50 न्यूटन बताना होगा कि 50 न्यूटन और 20 न्यूटन, तो 50 न्यूटन वाला मतलब वेक्टर को दिखाने के लिए बड़ा लेंथ खींचेंगे और 20 न्यूटन वेक्टर को दिखाने के लिए छोटा लाइन दिखाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? किसी वेक्टर को हम क्या कर लेते हैं? रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों क्या है ना, अब एंगल का, डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल था वेक्टर में। सबसे बड़ा डायरेक्शन का रोल था बच्चों। डायरेक्शन आने की वजह से ही क्या हो रहा था ना, वेक्टर का रिजल्टेंट अलग अलग हो रहा था, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम लोग एंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एंगल का। तो यहाँ पर एंगल का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जैसे देखो, जैसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए है, तो बच्चों यहाँ पर 10 न्यूटन लिखे थे, वहाँ पर देखना पीछे 10 न्यूटन और ये भी आपका क्या है? 10 न्यूटन।
तो यहाँ पर हम लोग कहें कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो डायरेक्शन सेम है तो इसको एंगल से टर्म से बात करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे एंगल इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, यहाँ पर एंगल 0 बोल देंगे, यानी एंगल 0 बोल दीजिए या फिर सेम डायरेक्शन बोल दीजिए, दोनों से हम लोग को एक ही सेंस मिलता है बच्चों। तो बार बार हम लोग सेम डायरेक्शन नहीं बोलकर अगर एंगल भी 0 बोल देंगे तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों यहाँ पर एंगल आया है, तो एंगल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पर एंगल बार बार आएगा। तो एंगल समझना आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको समझने के लिए बच्चों थोड़ा सा एक पॉइंट आपको लिखा है, उसने पॉइंट को अगर आप ध्यान रखते हैं तो दो वेक्टर के बीच का एंगल आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, टू वेक्टर्स आर अरेंज इन सच वे दैट, दो वेक्टर को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि उस इट्स टेल टेल और हेड हेड केप्ट एट ए पॉइंट, मतलब दो वेक्टर को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि दोनों का टेल, दो वेक्टर होगा बच्चों तो दो को टेल होगा और दो हेड होगा, दोनों का टेल या फिर दोनों का हेड एक पॉइंट पर रखेंगे। देन देयर आर टू एंगल्स आर फॉर्म, ऐसा करने से दो एंगल बनेगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, दो एंगल बनेगा। ठीक है ना, तो जो मिनिमम एंगल होगा वही दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो दो वेक्टर को अरेंज करेंगे इस प्रकार से कि दोनों का टेल या फिर दोनों का हेड एक पॉइंट पर आ जाए बच्चों। अगर कोई वेक्टर में या फिर कोई प्रॉब्लम में दोनों वेक्टर को अरेंज कर किया हुआ है, दोनों का टेल या फिर दोनों का हेड एक पॉइंट पर अरेंज किया हुआ है, तो फिर अरेंज करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं है तो उसको अरेंज करके एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालेंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते, सबसे अच्छा रहेगा एग्जांपल से। तो पहला एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास क्या है, वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा मत लीजिए, थीटा मत लीजिए। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि एंगल दिखाया है यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा कि बताइए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे दोनों का टेल या फिर दोनों का हेड एक पॉइंट पर होना चाहिए। तो देखो दोनों का टेल एक पॉइंट पहले से अरेंज है, देखो दोनों का टेल एक पॉइंट पर है। उसके बाद करा कि दो एंगल बनेगा, तो दो एंगल बन रहा है, 30 भी है, दूसरा इधर से बात करोगे तो 330 हो जाएगा। तो दो एंगल बनेगा और उसमें से मिनिमम एंगल जो सबसे कम एंगल होगा वही दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो देखो एक 30 है और एक दूसरा 330 है, तो मिनिमम 30 है, इसलिए यहाँ पर क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या कहलाएगा बच्चों, बताओ, 30 डिग्री कहलाएगा। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना कहलाएगा, 30 डिग्री कहलाएगा। तो पहले से वेक्टर अरेंज है तो अच्छी बात है, अगर नहीं अरेंज है तो उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे बच्चों। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लेते कि वेक्टर ये है और ये वेक्टर आपका क्या है, बी है, और ये थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी क्या है कि दोनों का टेल एक पॉइंट पर है और ये थीटा है, तो ये आपको इधर से कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू तो नहीं दिया है, लेकिन ज्योमेट्री से पता चल रहा है, फिगर से पता चल रहा है कि यहाँ पर थीटा जो होगा ना वो सबसे कम एंगल होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, थीटा। कितना बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो समझ में आया, तो सिंपल एग्जांपल था, लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको आप बताएंगे। ठीक है, जैसे थर्ड देखिए, जैसे मान लेते हैं कि वेक्टर आपका क्या है ना, ए है और ए वेक्टर बच्चों आपका क्या है, बी है। ठीक है, और ए एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। अब आपको बताना है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है ना कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, तो यहाँ पर एक का तो हेड है बच्चों, एक का क्या है बताओ, एक का तो आपका क्या है, हेड है, तो दूसरे का क्या है, टेल है। तो यहाँ पर तो 60 डिग्री बोलना आपके लिए बहुत गलत हुआ, बहुत खतरनाक हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री, भले आपको 60 डिग्री फिगर में दिख रहा है, लेकिन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं है, क्योंकि दोनों का टेल एक पॉइंट पर नहीं है या फिर हेड भी नहीं है। तो इसको हम लोग बच्चों क्या करेंगे ना, दोनों वेक्टर का टेल को या फिर दोनों वेक्टर का हेड एक पॉइंट पर शिफ्ट करके हम लोग बात करेंगे। जैसे ऐसे समझिए, देखिए एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों क्या है ना,
कि आपके पास के एक ब्लॉक है और ये मान लीजिए कि क्या है 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लगाए बच्चों, तो इसकी वजह से कुछ इफेक्ट होगा, इस बड्डे में कुछ इफेक्ट होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और अगर बच्चों इसी फोर्स को हम लोग ऐसे भी लगाते, ठीक है ना, ऐसे लगाते, ऐसे ऐसे 10 न्यूटन पैरेलल में, देख रहे हो ना, पहले यहाँ पर था और वेक्टर को आगे ले गया, फिर भी देखेंगे ना कि जितना इफेक्ट इसका होगा, ठीक है, वैसा ही यहाँ पर भी इफेक्ट होगा इस बॉडी पर, उतना ही एक्सेलरेशन यहाँ पर भी प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ठीक है ना, कि पैरेलल वेक्टर को शिफ्ट आप कर सकते हैं, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर बात किए क्या कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हमको ये समझना होगा कि पैरेलल है क्या। तो इसे देखिए, यहाँ पर मैं वेक्टर दिखा दे रहा हूँ ऐसे, इस प्रकार से ऐसे, तो सभी वेक्टर बच्चों क्या है आपस में पैरेलल है, यानी डायरेक्शन सेम होता है ना बच्चों, तो हम लोग कहते हैं कि सभी वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो ये सभी वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल, यानी ए वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल है, ए वेक्टर ए वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, ए वेक्टर ए वेक्टर पैरेलल, सब आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है डायरेक्शन सेम। आगे हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग ये समझे यहाँ पर अभी फिलहाल कि किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पैरेलल का मतलब होता है डायरेक्शन सेम। इसी कंसेप्ट से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे करोगे, सुन। तो देखिए वेक्टर आपके पास ये है, ऐसा रहने दीजिए, हमको मन किया कि बी को पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे ले आते हैं, ऐसे देखो, पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो जो पहले बी था उससे ही हम लोग डायरेक्शन को नहीं बदले, बस आगे शिफ्ट कर दिए, और ऐसा करने से दोनों का टेल एक पॉइंट पर आ गया, ए और बी का दोनों का टेल एक पॉइंट पर आ गया बच्चों। अब उसके बाद दो एंगल बन रहा है, देखो इधर 60 डिग्री है, इधर कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री, तो क्योंकि 180 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, है ना। तो अब आपसे कहा जाए कि 120 डिग्री एंगल होगा कि 60 डिग्री, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या हो गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी जो हो गया 120 डिग्री, न कि 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों का टेल एक पॉइंट पर हो गया। उसके बाद जो मिनिमम एंगल होगा वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो देखो फिर से समझिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पर क्या है ना 120 डिग्री हो गया, दोनों को टेलाने के बाद इधर से जब मेजर करोगे तो 120 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, हमको तो मिनिमम एंगल चाहिए था, इसलिए ए और बी के बीच का एंगल 120 था। दिखने में भले आपको 60 डिग्री दिख रहा था फिगर में, लेकिन 120 था। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो डायरेक्शन जो होता है ना, वो दो लाइन के बीच नहीं होता है, एंगल जो होता है दो लाइन के बीच नहीं होता, दो डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। देखो एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, तो डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है बच्चों ये, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो होता है दो डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है, ठीक है। इतना पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद इसको बच्चों हम मिटा रहे हैं आपको, फिर आगे देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बच्चों क्या है ना कि ये आपके पास क्या है ना एक सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल पर दो पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, या फिर एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है। जब यहाँ पर आया बच्चों, ठीक है ना, जब हॉरिजॉन्टल यहाँ पर आया है तो उस समय इसका वेलोसिटी v1 था, ठीक है ना, और कुछ समय के बाद यहाँ पर चल गया है तो इस समय वेलोसिटी इसका क्या है, v2 है। मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, और सेंटर पर एंगल बन रहा है 120 डिग्री, कितना बन रहा है 120 डिग्री। अब आपसे बोला कि बताइए कि दोनों V1 एंड V2 के बीच कितना एंगल है, V1 एंड V2 के बीच कितना एंगल है। तो बच्चों इसको करने के लिए क्या है कि दोनों का टेल एक पॉइंट पर लाना पड़ेगा, या फिर दोनों का हेड एक पॉइंट पर लाना होगा बच्चों। तो हम इसको हटा देते हैं इधर वाला को, और देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। हम लोग तो ये करें कि दोनों का टेल एक पॉइंट पर होना चाहिए या फिर हेड आना चाहिए, ठीक है। तो चलो आपको फिगर तो ऐसा है, रुक जाइए एक मिनट।
एक मिनट रुकिए बच्चों आप लोग, ठीक है। चलिए ये हम लोग ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है ना कि एक V1 आपका इधर है और यहाँ पर क्या है, ऐसे सेंटर दिखाया गया है और यहाँ पर आपका क्या है, V2 है, ठीक है, जो टेंजेंट है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर को एक जगह लाना है, पैरेलली शिफ्ट कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। पैरेलली दोनों वेक्टर को एक जगह शिफ्ट करके दोनों का टेल एक पॉइंट पर लाइए। तो चलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए इसको बहुत से तरीका है, जो आपको आसान लगे उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कर ले, पीछे ले आते हैं बच्चों, ठीक है। V2 को पीछे ले आते हैं और V1 को आगे ले जाते हैं, क्योंकि किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो V1 को यहाँ पर ले आए और V2 को हम लोग ऐसे ले आए, ठीक है। डायरेक्शन को हमने नहीं बदला, डायरेक्शन वही रहा है, ठीक है। ऐसा करने से दोनों का टेल एक पॉइंट पर आ गया, दोनों का टेल एक पॉइंट पर हो गया बच्चों। उसके बाद एंगल देखेंगे मिनिमम। तो देखो एक एंगल है बच्चों, ये है एक एंगल आपके पास, क्या है, ये है, और एक एंगल आपको इधर से दिख रहा है, ठीक है। तो मिनिमम एंगल क्या होगा बच्चों, ये अगर इसको आप निकाल लेते हो तो आपका क्या होगा, तो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये तो आपको 90 डिग्री है, ये भी टेंजेंट है तो ये भी 90, तो इधर से भी 90 हो गया। तो ये तो 120 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये 60 होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का सम 360 होता है, ठीक है। तो ये आपको 90 90 120 हो गया, तो फिर 90 90 180 हो गया और 120 और 60 हो जाएगा 180। तो इसका मतलब ये 60 हो गया और ये स्ट्रेट लाइन है तो 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120। और ये एंगल तो आपको दिख रहा है बच्चों की 120 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि V1 एंड V2 के बीच का एंगल जो है बच्चों वो आपका क्या है, 120 डिग्री है, ठीक है ना, 120 डिग्री है। तो हम लोग इसी प्रकार से बच्चों दो वेक्टर के बीच का एंगल हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का टेल एक पॉइंट पर लाएंगे, ठीक है। दोनों का हम लोग क्या करेंगे, टेल एक पॉइंट पर लाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, मिनिमम एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा और एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, ठीक है। एक छोटा सा और एग्जांपल देखिए, ये भी बार बार यूज होगा। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर आपका क्या है, ये है और ये आपका वेक्टर क्या है, बी है, ठीक है। अब दोनों का टेल एक पॉइंट पर है, ठीक है। तो इधर से बच्चों 120 डिग्री 180 डिग्री बन रहा है और इधर से भी आपको 180 डिग्री है। तो अब तो बोलो कि सर दोनों का टेल तो एक पॉइंट पर है, लेकिन लेकिन सर इसमें तो ज़्यादा एक मैक्सिमम और मिनिमम तो है नहीं, दोनों तो बराबर है। तो बच्चों इस केस में आपको ले लेना है 180 ले लेना है, यह स्पेशल केस है। डेफिनेशन के अनुसार हम आपको बोले थे कि एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा, लेकिन ये एक ऐसा केस है जहाँ पर दोनों एंगल बराबर होगा। जब बराबर होगी तो यही एंगल आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए हम सीधा सीधी बोलेंगे कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों को हम लोग कंक्लूजन निकला, ठीक है ना, कि दो वेक्टर का जो बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा ना, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। अगर ज़्यादा करोगे तो आप देखोगे, जैसे मान लो कि आप ऐसा समझो, जैसे मान लो कि वेक्टर ए है, अब यहाँ पर बोलो कि सर वेक्टर बी है तो भी 60 डिग्री, ठीक है। इसको बढ़ाओगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। ऐसे करोगे तो 120 हो जाएगा, ऐसे करोगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 100 से ज़्यादा सोचोगे तो इधर से एंगल बच्चों क्या हो जाएगा, आपको बढ़ जाएगा। लेकिन हमको तो मिनिमम निकालना था, तो फिर हम लोग इधर से ना मेजर करेंगे, इधर से मेजर करेंगे, इधर से मेजर करेंगे, तो अभी ये एंगल हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो फिर ये एंगल क्या हुआ, 180 से क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो 0 से लेकर 180 के बीच में होता है। तो ये था बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इतना आइडिया से दो वेक्टर के बीच का एंगल आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।